मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक चल रहा था और आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं अचीवमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग्स की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। तो कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोवाइड दैट ग्रेट बेनिफिट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड सोसाइटी। वो कहता है जो ये जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ब्रांच है साइंस की, या फिर जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, ये हमारी सोसाइटी को और हमारे साइंस की एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, बहुत ज़्यादा कहती है प्रोवाइड दैट ग्रेट बेनिफिट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। साइंस की बढ़ोतरी के लिए और समाज की बढ़ोतरी के लिए ये दोनों ही चीज़, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कैसे? कहते हैं नंबर एक, जीन थेरेपी के केस में। नंबर दो, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और नंबर थ्री इज़ अ मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। ये तीन जो चीज़ें हैं, नंबर एक एक करके हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे कि जीन थेरेपी के क्षेत्र में। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। और तीसरा है मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, है ना। मेडिकल के क्षेत्र में जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोस करने में, उनका निर्धारण करने में, उनको ठीक करने में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत हमें फ़ायदा करती है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है जीन थेरेपी। क्या होती है जीन थेरेपी? कहता है अ न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जीन थेरेपी में डेवलप टू ट्रीट सम हेरिडिटरी डिसीज सच हैज़ SCID यानी सिड, हीमोफीलिया एक्सेट्रा। वो कहता है कि मेडिसिन में एक नया सिस्टम आया हुआ है, अ न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में एक नए सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी के अंदर में डेवलप टू ट्रीट सम हेरिडिटरी डिसीज। यहाँ पर हम कुछ आनुवंशिक बीमारियों का क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं। सच एज सिड और हीमोफीलिया, ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं। सिड की फुल फॉर्म होती है सीवर कंबाइंड इम्यूनोडिफेंसी। क्या होता है? सीवर कंबाइंड इम्यूनोडिफेंसी डिसऑर्डर है ये एक, और एक हीमोफीलिया। ऐसी बीमारियों का हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी के अंदर हम इनका रोकथाम करते हैं। इनकी ये सारी कैसी हैं, हेरिडिटरी डिसीज़, और इनकी हम क्या करते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ द टेक्निक फॉर क्योरिंग द जेनेटिक डिसीज थ्रू द रिप्लेसिंग अ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन। वो कहते हैं इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ये जो जितनी भी जो भी कोई जेनेटिक डिसीज़ है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। किसको रिप्लेस कर देते हैं? रिप्लेसिंग अ फॉल्टी जीन। जो जीन फॉल्टी है, जो जीन जिस जीन्स की वजह से ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं आपके शरीर के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस जीन्स को वहाँ से रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन, एक क्रियात्मक जीन डाल देंगे, वो भी हेल्दी वाला। वही सेम जीन हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे जो पहले डिसीज़ कॉज कर रहा था। फर्स्ट जीन थेरेपी यूज्ड इन दी सीवर कंबाइंड इम्यूनोडिफेंसी सिड पेशेंट। सबसे पहले जो जीन थेरेपी थी उसका उपयोग हमने सिड पेशेंट के अंदर किया था, सीवर कंबाइंड इम्यूनोडिफेंसी के अंदर। तो कहते हैं कि फर्स्ट जीन थेरेपी यूज्ड इन सीवर कंबाइंड इम्यूनोडिफेंसी सिड पेशेंट। तो वो कहता है कि जो फर्स्ट जीन थेरेपी थी उसका हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, सब कंबाइंड। वो कहता है फर्स्ट जीन थेरेपी, जो सबसे पहले जो जीन थेरेपी हुई थी वो सिड पेशेंट के अंदर हुई थी, यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफेंसी के अंदर। इन्फेंट विद सिड डिसऑर्डर लैक द एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेस, ADA। वो कहता है कि ऐसे इन्फेंट जो जिनके अंदर सिड डिसऑर्डर है, इन्फेंट कौन से होते हैं, जो नवजात शिशु जो होते हैं जिनके अंदर सिड डिसऑर्डर है, यानी कि सर्व कंबाइंड इम्यूनोडिफेंसी बीमारी उनके अंदर है, CSID। उनके अंदर क्या होगा, लैक द एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेस। उनके अंदर ADA एंजाइम नहीं बनता। कौन सा एंजाइम? ADA, यानी एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम की क्या होती है, कमी होती है, लैक होता है। ADA एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। और इस ADA एंजाइम की खासियत क्या है कि ये हमारे शरीर में क्या करता है, प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म में अपनी पार्टिसिपेशन देता है। मतलब इस एंजाइम की हेल्प से आपकी बॉडी में प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म होती है। समझ आ रही बात? जो प्यूरिन होता है ना, प्यूरिन और पिरिमिडीन जो बेस होते हैं, ये प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। दीज पेशेंट हैव नो फंक्शनिंग T
और बी लिम्फोसाइट सेल्स। ये जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर जो टी और बी लिम्फोसाइट्स होती है वो फंक्शनिंग नहीं होती, वो क्रियात्मक नहीं होती, काम नहीं करती वो। अफेक्टेड चाइल्ड ऑफ सिड डेवलप ए रिकरेंट इन्फेक्शन अर्ली इन द लाइफ। और वो कहता है कि जो इस सिड से जो चाइल्ड इन्फेक्टेड होते हैं उनके क्या होता है, डेवलप रिकरेंट इन्फेक्शन अर्ली, उनकी वो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। बिकॉज दे हैव नो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन, क्योंकि उनकी शरीर जो है, उनके जो शरीर का जो प्रतिरोधात्मक जो तंत्र है, जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है, वो प्रतिरोध ही नहीं करता। चाहे अंदर कोई भी पैथोजन, कोई भी बीमारी उनके शरीर में अगर घुस जाएगी तो वो उसके अगेंस्ट लड़े, क्योंकि उनके जो जो हमारा शरीर बीमारियों से लड़ता है ना, लड़ने की जो पावर है, जो क्षमता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो काम ही नहीं करेगी, रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि टी और बी लिम्फोसाइट सेल क्रियात्मक ही नहीं है। जब ये टी और बी लिम्फोसाइट सेल्स अगर आपकी फंक्शनिंग नहीं होंगी, काम करने वाली नहीं होंगी, तो लड़ेगा कौन फिर? थस जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी ओवरकम बाय द इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन। तो कहता कि ये जो जेनेटिक, ये जो आपने ऊपर जो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ा, अनुवांशिक जो रोग पढ़ा, कहता इससे हम कैसे पार पा सकते हैं? ओवरकम बाय, इससे आप इसमें क्या करोगे, आप कर दोगे जो ये स्पेसिफिक जीन्स हम वो डाल देंगे और फिर उनके अंदर ये सारे काम करने लग पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जीन होंगे ये कैसे होंगे, विदाउट डिसीज होंगे, राइट। तो ये तो फ़ायदा हो गया जीन थेरेपी का। दूसरा देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। कहता है ट्रांसजेनिक प्लांट ऑब्टेन्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कहता है आप एक ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त कर सकते हो, कैसे? विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज टोबैको कंटेन। कहते हैं सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक प्लांट हमें मिला वो था टोबैको, कंटेन रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट दी वीड साइल यानी ग्लाइकोफॉस्फेट। वो कहता है कि सबसे पहला हमारे पास जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो टोबैको था, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस जीन थी, किसके अगेंस्ट? वीडी साइल की, WEEDICILE, ग्लाइकोफॉस्फेट। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज मॉम कंटेन जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन। कहता जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था वो था मोम कंटेन जीन। ये जीन का नाम है मोम, मोम जीन होते हैं, मोम कंटेन जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन। दिस इनलार्ज्ड माउस वाज नोन एज ए सुपर माउस। और इससे जो माउस बना उसका नाम क्या पड़ा? सुपर माउस। फर्स्ट इंट्रोड्यूस ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंडिया 2002 इज़ बीटी कॉटन। और ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी इंडिया में 2002 में? बीटी कॉटन। बैक्टीरिया में बी यूज एज ए लिविंग फैक्ट्री फॉर द सिंथेसाइजिंग विटामिन, हार्मोन एंड एंटीबॉडीज़। और कहते हैं बैक्टीरिया का हम ऐसा यूज़ करते हैं लिविंग फैक्ट्रीज की तरह, जिनके अंदर हम विटामिन, हार्मोन और एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन was first genetically engineered product produced by American firm Eli Lilly 5 जुलाई 1983। कहता है जो ह्यूमन इंसुलिन जो होती है, सबसे पहले इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट सबसे पहले प्रोड्यूस किया एक अमेरिकन कंपनी ने, फर्म ने, इली लिली फिफ्थ ने, जुलाई 1983 में। माइक्रोब हैव बीन इंजर्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स HGH फॉर क्योरिंग दी ड्राफिज्म। तो कहते हैं माइक्रोब्स हैव बीन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस, तो कहते हैं कुछ माइक्रोब्स हैं जिनकी हेल्प से हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना लेते हैं, जिससे हम ड्राफिज्म की रोकथाम कर सकते हैं। वैक्सीन विच आर प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी एंड हर्पिस वायरस। तो कहते हैं कुछ वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी और हर्पिस वायरस। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द मेजर फूड क्रॉप टू द बूस्ट द फूड प्रोडक्शन। कहते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीन्स होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया से टू द मेजर फूड क्रॉप, अपनी बहुत फूड क्रॉप्स के अंदर, जिससे उनके अंदर क्या होगा? टू बूस्ट दी फूड प्रोडक्शन, आपका जो फूड प्रोडक्शन वो ज़्यादा अच्छा होगा, विदाउट यूजिंग दी एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र, बिना किसी आप ज़्यादा महंगे जो आपके उर्वरक हैं उनका यूज़ किए हुए। ठीक, तो ये एक बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट है मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़। कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सेवरल डिसीज़।
कहता है जो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से ये एक आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी डिसीज़, बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हो, उनका रोकथाम कर सकते हो, उनको खोज सकते हो। Diagnostic techniques involve the construction of probes constituting of short segment of a single strand DNA attached to the radioactive or fluorescent marker। तो कहते हैं इस डायग्नोस्टिक टेक्निक में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोब ऑफ कंस्टिट्यूटिंग ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। हम एक प्रोब की कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक प्रोब बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड शॉर्ट सेगमेंट लेते हैं और उसे उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव या फ्लोरिसेंट मार्कर अटैच कर देते हैं। रेडियो एक्टिव या फ्लोरिसेंट मतलब ये जो लाइट इमिट करता रहेगा, जहाँ जहाँ वो जाएगा हमें पता चल जाएगा। सच प्रोब्स आर यूज टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शन एजेंट्स। तो इस टाइप के जो प्रोब्स होते हैं वो इन्फेक्शन फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को ढूंढ लेते हैं बॉडी के अंदर, सच एज साल्मोनेला कॉज्ड फूड पॉइजनिंग, और स्टेफिलोकोकस पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है ये, हेपेटाइटिस वायरस, HIV, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम इस तरीके से उनकी एजेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोब की हेल्प से। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन के बारे में देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने किया था लेकिन अब हम इसको डिटेल में करेंगे ओपेरॉन कंसेप्ट की हेल्प से। तो कैसे रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन होता है, कहता है मैकेनिज्म विच स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स। कहता है वो क्रियाविधि जिसमें विच स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन एंड इनहिबिट दैट ऑफ अदर इज कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ जीन। कहता है कि एक ये वो क्रियाविधि है जिसमें कुछ सर्टेन जीन्स, कुछ निश्चित जीन आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन्हें स्टिमुलेशन मिल रहा है एक्सप्रेस होने के लिए, और कुछ इनहिबिट हो रहे हैं उसी टाइम में, तो इसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द ऑर्गेनिज्म हैज़ a mechanism of regulating gene activity by allowing some to function and other to retain their activity through switching on and switching off system। कहता है ये तभी पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एक ऐसी क्रियाविधि हो, एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू उन पर नियंत्रण हो उनकी जीन एक्टिविटी के ऊपर। कैसे? बाय अलाउइंग सम टू, जिसमें आप कुछ को तो अलाउ करो काम करने के लिए और कुछ को क्या करो, रिटेन, उनको रोक दो, उनकी एक्टिविटी को रोक दिया जाए, कुछ काम करें और कुछ रोक दिया जाए अकॉर्डिंग टू नीड। और ऐसा कैसे हो? थ्रू स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द सिस्टम। मतलब आपके अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कुछ कोई सिस्टम ऑन हो जाए, कभी सिस्टम ऑफ हो जाए। मीन जीन्स आर टर्न ऑन और ऑफ हैज़ पर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके जीन्स कभी ऑन हो कभी ऑफ हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके जीन काम करते रहें। Set of genes, SAT, set of genes is switched on when enzymes are required to metabolize a new substrate। कहते कुछ जीन्स ऑन हो जाएं कब? when enzymes are required to metabolize a new substrate, जब कोई एंजाइम्स, किन्हीं एंजाइम्स को ज़रूरत हो कि वो मेटाबोलाइज करें अ न्यू सबस्ट्रेट, किसी नए सबस्ट्रेट को। एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय दीज जीन्स मेटाबोलाइज दी सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम, इन एंजाइम्स को किसने बनाया? मतलब जब ये जीन्स ऑन होंगे, इनके जीन के ऑन होने से क्या होगा, ये एंजाइम्स बनेंगे और ये एंजाइम्स क्या करेंगे? मेटाबोलाइज करेंगे किसी सबस्ट्रेट को। तो कहता है एंजाइम प्रोड्यूस बाय दीज एंजाइम्स मेटाबोलाइज द सबस्ट्रेट। तो वो कहता है ये एंजाइम का जब ये प्रोड्यूस हुए इन एंजाइम्स, इन जीन्स की वजह से, फिर ये उस सबस्ट्रेट को क्या करेंगे? मेटाबोलाइज करेंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ द मेटाबोलाइट कम टू स्विच ऑन द जीन्स आर टर्म्ड हैज इंड्यूस एंड द फिनोमेना कॉल्ड द इंडक्शन। कहता है जो मेटाबोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जीन्स को स्विच ऑन कर रहे हैं, ठीक। जो मेटाबोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उनके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? जीन्स को स्विच ऑन कर रहे हैं। और इस तरीके का जो इंडक्शन है, जो संपीदन है या संपादन है या उद्दीपन है, वो क्या कहलाता है? इंडक्शन। सर्टेन जीन्स कंटिन्यू एक्सप्रेस देमसेल्फ टिल द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इनहिबिट और रिस्पॉन्स देयर एक्सप्रेशन। कहता है इस टाइप के जो जीन्स होते हैं वो लगातार एक्सप्रेस करते रहते हैं अपने आप को, जब तक कि एंड प्रोडक्ट उनको इनहिबिट ना करे या रिप्रेस ना करे। मतलब जब उनका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो उस जीन्स को इनहिबिट या रिप्रेस ना करे उनके एक्सप्रेशन को। इनहिबिशन बाय एन एंड प्रोडक्ट नोन एज ए फीडबैक रिप्रेशन। और
रोकना, इनहिबिशन होता है किसी चीज़ का एक्सप्रेशन को रोकना। इनहिबिशन होना किसके द्वारा? एंड प्रोडक्ट के, मतलब माना ए से बी, मतलब ए का जो ए था वो एक सबस्ट्रेट था आपका। जैसे मैं अगर आपको बात समझाऊँ और अच्छे डिटेल से, बात क्या बोल रहा है वो, जैसे मेरे पास ये ए है और ये मेटाबोलाइज होके बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो बी को ए में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई एंजाइम चाहिए, एंजाइम 1 चाहिए। तो इस एंजाइम को, ये एंजाइम कौन बनाएगा? ये रिएक्शन कहाँ चल रही है एक्चुअल में? ये रिएक्शन चल रही है एक्चुअल में एक सेल के अंदर, है ना। और ये सेल का न्यूक्लियस है। तो इस सेल में क्या है? सारा जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के पास वो जीन्स है, ठीक है। वो जीन्स को ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किसने? इस ये सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट जो है वो, इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल इस क्रोमोसोम जीन्स को ऑर्डर कर रहे हैं और वो क्या बना रहा है? एंजाइम, है ना। साइटोप्लाज्म में आके वो एंजाइम बना। एंजाइम अब इस रिएक्शन को करवा रहा है, वो ए को कन्वर्ट कर रहा है बी में। जब बी बन जाएगा तो बी क्या होगा? एंड प्रोडक्ट। ये एंड प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो ये रिप्रेस करेगा इसके आगे फर्दर बनना है कि ये भाई इस एंजाइम को बंद करो, काम हो गया है, ठीक। तो ये होता है फीडबैक रिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? फीडबैक रिप्रेशन। आगे बात करते हैं ओपेरॉन कंसेप्ट। कहता है इन 1961 टू फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस जॉब और जैकस मोनार्ड, एट द पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ द पेरिस। ये पॉस्चर इंस्टीट्यूट में काम करते थे। प्रपोज अ मैकेनिज्म कॉल दी, इन्होंने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया, ओपेरॉन मॉडल, फॉर द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्शन इन द ई कोलाई। इचिचिया कोलाई या ई कोलाई के अंदर इन्होंने जीन रेगुलेशन को समझाया। एंड ओपेरॉन इज ए पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। वो कहता है जो ओपेरॉन है वो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का पार्ट ही होता है, विच एक्ट हैज़ ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट हैविंग वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स और रेगुलेटर जीन्स। वो कहता है कि ये कैसे काम करता है? एक्ट हैज़ ए सिंगल रेगुलेटेड यूनिट, ये एक सिंगल इकाई नियंत्रित की तरह काम करता है, सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह काम करता है, जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ऑपरेटर जीन होता है कि उसके पास, एक प्रमोटर जीन होता है और एक रेगुलेटर जीन होता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।